मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के कार्यों के संचालन करने तथा उन्हें मंत्रणा देने में सहायता करती है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई है। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी मंत्रिमंडल का अस्तित्व है। मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणी के मंत्री आते हैं। नंबर 1 कैबिनेट स्तर के मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री तथा नंबर 3 उप मंत्री। सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, परंतु सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और उसी के द्वारा सदस्यों की पदच्युत भी की जाती है। इस प्रकार अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करने के लिए बाध्य होता है। परंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति कदाचित ही अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है तथा उसका विवेकाधिकार एक सुनिश्चित सांविधानिक परिपाटी कन्वेंशन द्वारा परिसीमित है। भारत में ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली को अपनाया गया है, जो रूढ़ियों के आधार पर कार्य करती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसलिए कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। संक्षेप में, राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो या तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या जो लोकसभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो। इसका उदाहरण सन 1984 में जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया, क्योंकि श्री राजीव गांधी को लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। अतः राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति पूर्णतः संवैधानिक है। प्रधानमंत्री की स्थिति एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल की उपयोगिता पर सर जॉन मेरियट ने कहा है कि मंत्रिमंडल वह धुरी है जिस पर प्रशासन का चक्र घूमता रहता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह। वैसे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर बाध्य होता है। यह परिपाटी इंग्लैंड में सुस्थापित रूढ़ से ली गई है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन में प्रचलित संवैधानिक परिपाटियों पर विशेष बल दिया था, परंतु संविधान में इसे स्पष्ट नहीं किया था। फलस्वरूप संविधान में कुछ ऐसे उपबंध बनाए जिसमें प्रधानमंत्री की सलाह को राष्ट्रपति के लिए आवश्यक समझा गया। ये उपबंध निम्नलिखित हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद के परामर्श की उपेक्षा करता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो वह त्यागपत्र दे देगी और इस प्रकार राष्ट्र में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। संविधान के अनुसार उसे अपने परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद को रखना एक बाध्यता। नंबर 2 महाभियोग का आरोप। यदि राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर देता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो मंत्रिमंडल उसके विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे संसद में पारित करके हटा सकता है, इस आधार पर कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। नंबर 3 कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संविधान के संचालन से यह स्पष्ट है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। न्यायपालिका ने भी अपने निर्णयों में इसी मत का अनुमोदन किया तथा यह धारित किया गया है कि हमारे संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को स्वीकार किया गया है। UN राय बनाम इंदिरा गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया
कि लोकसभा के विघटन हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती। मंत्रिपरिषद प्रत्येक दशा में बनी रहती है और राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है। लोकसभा के विघटन के पश्चात मंत्रिमंडल एक पूर्ण मंत्रिमंडल होता है और वह सभी विषयों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है। 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 मंत्रिमंडल के अधिकारों को सीमित करते हुए ये स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को सामान्य तौर से माने या अन्यथा उनको मंत्रिमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा दे, किंतु यदि पुनर्विचार के पश्चात उसे सलाह दी जाती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा। मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सर्वेसर्वा होता है तथा मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यविधि पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है। साथ ही प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखने में मंत्रिमंडल सचिवालय तथा प्रधानमंत्री सचिवालय से बहुत अधिक सहायता मिलती है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का मुख्य आधार है। इंग्लैंड में ये सिद्धांत एक महत्वपूर्ण रूप पर आधारित है। भारतीय संविधान ने स्पष्ट उपबंध द्वारा इस सिद्धांत को सुरक्षित किया है। अनुच्छेद 75 के हिस्सा भाग 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है मंत्रीगण अपने कार्यों के लिए टीम के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रीगण एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रिमंडल के लिए या किए गए सभी निर्णय उसके सदस्यों के संयुक्त निर्णय होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों में किसी विषय पर कितना ही मतभेद क्यों न रहा हो, किंतु एक बार जब निर्णय ले लिया जाता है तब सभी मंत्रियों को उसे स्वीकार करना होता है तथा विधानमंडल में या बाहर उसका समर्थन करना होता है। लॉर्ड सैलिसबरी ने कहा है कि जो भी निर्णय मंत्रिमंडल में लिया जाता है सभी मंत्रीगण जो उससे इस्तीफा नहीं दे देते हैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। वे बाद में यह नहीं कह सकते कि वहाँ दूसरों के कहने से सहमत दे दी थी, परंतु वास्तव में वह इससे सहमत नहीं है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की नीतियों से असहमत है तो उसके लिए त्यागपत्र देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यह प्रधानमंत्री के हाथ में सबसे बड़ा अस्त्र है जिसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों में एकता और अनुशासन बनाए रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है अर्थात किसी नीति के प्रश्न पर पराजित हो जाती है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मंत्रियों की पदच्युति। जिस प्रकार प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है उसी प्रकार मंत्रियों की पदच्युति में भी प्रधानमंत्री की सलाह के बिना राष्ट्रपति नहीं कर सकता। यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का आवश्यक परिणाम है। वस्तुतः सामूहिक उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों को चुनने और उन्हें पदच्युत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि प्रधानमंत्री यह समझता है कि मंत्रिमंडल में किसी मंत्री की मौजूदगी सरकार की कार्य कुशलता और उसकी नीतियों के लिए अहितकर है तो उसे पदच्युत करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं रखा जा सकता है जब प्रधानमंत्री यह कह दे कि उसे निकाल दिया जाए। इस प्रकार नियुक्ति और पदच्युति दोनों मामलों में मंत्रीगण प्रधानमंत्री के अधीन हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को जो उसकी नीतियों से असहमत प्रकट करता हो पदच्युत कर सकता है। संविधान सभा में बहस के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ही वास्तव में कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है और जब तक हम उस पद का सृजन नहीं करते और पद के अधिकारी को मंत्रियों की नियुक्ति और
करने का संवैधानिक अधिकार नहीं देते, तब तक सामूहिक उत्तरदायित्व हो ही नहीं सकता। मंत्रियों की संख्या। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या पर सीमित करने के लिए संविधान में 91वां संशोधन किया गया। 91वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 भाग 1 पश्चात 1 का जोड़ा गया। इसके अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।